सामाईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज का अहम मौजू किडनी यानी गुर्दे की बीमारियां और उनका ताल्लुक रमज़ान के मुबारक महीने से। इस प्रेजेंटेशन का मकसद किडनी की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है और जो पेशेंट्स किडनी की बीमारी में मुब्तला हैं उनको हिम्मत दिलाना है कि वो भी सुपरविजन में रहकर रोज़े रख सकते हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशन का मौजू अल्लाह के पाक कलाम से शुरू करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कुरान करीम की यह आयत जिसमें अल्लाह ताला ने बीमारों और मुसाफिरों के लिए रोजे के हुक्म में आसानी बयान फरमाई है। यहां पर मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि बीमारी दो किस्म की होती है। अक्यूट इलनेस, चंद दिनों की बीमारी जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड। क्रॉनिक इलनेस, लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज वगैरह। बीमारी के बारे में मसला यह है कि अगर किसी को अक्यूट इलनेस है तो शिफायाब होने के बाद रोजे जितने छूट गए हैं उनको खजा कर ले। क्रॉनिक इलनेस में अगर रोजा रखने से पेशेंट की बीमारी में इजाफा होता है तो आसानी है कि वो रोजा ना रखें और फिदिया दे दें। और अगर बीमारी स्टेबल है और रोजा रखने से बीमारी बढ़ने के इम्कानात नहीं है तो मरीज को चाहिए कि अपने डॉक्टर की सुपरविजन में रोजा रख ले। रोजे के तिब्बी फायदे, मेडिकल बेनिफिट्स। नंबर 1, प्रमोट्स ब्लड शुगर कंट्रोल, यानी शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की वजह से। इस पॉइंट पर कई सारे स्टडीज किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो स्टडी नजर आ रही है इसका नाम डायरेक्ट ट्रायल है। एक बड़ी दिलचस्प स्टडी है जो यूके में हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि डायबिटीज के मरीज जिनका BMI 27 से 45 है, यानी कि जो ओबीस हैं, उनको लिया गया है। इन ओबीस पेशेंट्स को सिर्फ 825 से 853 कैलोरीज पर डे की ग़िज़ा दी जा रही है पहले 3 से 5 महीने तक। इतना कम मिकदार खाना देना यानी इनको भूखा रखा जा रहा है। तो इस स्टडी के 2 साल के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत चौंकाने देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आधे से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स डायबिटीज के मर्ज से निजात पा चुके हैं और वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं शुगर की बीमारी में इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10% शुगर के मरीज ऐसे होते हैं जिनको किडनी की बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो किडनी की बीमारी से बचने का शुगर के पेशेंटों के लिए वाहिद इलाज ये है कि वो अपनी शुगर की बीमारी कम कर लें, कंट्रोल में रखें। अगला फायदा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो इन्फ्लेमेशन को कम करना है। इन्फ्लेमेशन जो आगे चलकर कैंसर कॉज कर सकता है। आप ये स्टडी के रिजल्ट देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स IL-1 बीटा, IL-6, TNF अल्फा कम हो गए हैं।
तीसरा फायदा हार्ट की बीमारी को कम करता है। आप देख सकते हैं कि 3 हफ्ते की फास्टिंग से बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो जाते हैं। चौथा फायदा दिमागी कुव्वत में इजाफा करता है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसा कि अल्जाइमर्स वगैरह इसके प्रिवेंशन में बहुत ही कारआमद है। पांचवा फायदा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कम खाने से वजन कम होता है। एक तरह की किडनी की बीमारी ओबीज लोगों में पाई जाती है जिसे ओबेसिटी रिलेटेड सीकेडी कहते हैं। इसका इलाज वजन कम करना है। फिजी एक मुल्क है, यहां से एक खातून जो ओबीस थी वो मियाट हॉस्पिटल चेन्नई में किडनी की बीमारी के इलाज के लिए आई थी। उसको इलाज के तौर पर बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें पेट को सीकर उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, यह तजवीज किया गया था। इस सर्जरी के परफॉर्म होने के बाद में उसका वजन भी कम हो गया और किडनी की बीमारी भी ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रोजेदार हजरात, ऐसी बीमारियों और कॉस्टली इलाज से रोजा रखकर निजात हासिल कर सकते हैं। छठा फायदा, फास्टिंग यानी रोजा बॉडी के एक अहम हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं उसको उसकी मिकदार बढ़ाता है, जिससे सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। सातवां फायदा, सबको तो अजीज है, हर कोई चाहता है कि मैं जवान रहूं। रोजे की वजह से बुढ़ापे को टाल नहीं सकते मगर डिले जरूर कर सकते हैं। उम्र को रोजों की वजह से लंबी नहीं कर सकते मगर क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। आठवां फायदा, कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में बहुत मुफीद है। और भी कई फायदे हैं, जैसे कई बुरी आदतों का छुड़वाना। मेरे साथ एक साथी चिल्ले में थे, उनकी 40 साल उम्र हो गई थी और वो स्मोकिंग के आदी थे। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की चिल्ले की बरकत से उन्होंने पहली बार जिंदगी में पूरे रमजान के रोजे रखे। आइए अब पहले किडनी को समझते हैं, फिर उसकी बीमारियों के को समझने की कोशिश करेंगे। एनाटॉमी यानी बनावट, जिस्म के जिस हिस्से में किडनी होती है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 किडनीज अता फरमाई हैं और ये 2 किडनीज यूरेटर्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यूरेटर से ब्लैडर को कनेक्टेड होते हैं। जिस्म में किडनी का क्या काम है? ये एक छन्नी की तरह, स्ट्रेनर की तरह है। जब आप चाय छानते हैं तो जिस तरह चाय की पत्ती ऊपर छन्नी में रह जाती है और आप बाद में फेंक देते हैं, इसी तरह जिस्म का खून किडनी में के नेफ्रॉन्स में फिल्टर होता है और गिलाजत पेशाब के जरिए बाहर चली जाती है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, किडनी एक सिंपल ऑर्गन नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके और कई सारे फायदे हैं, जैसा कि फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना,
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना, नाइट्रोजिनस और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन जैसा यूरिया, क्रिएटिनिन है उसका एक्सक्रीशन, ड्रग क्लियरेंस। हम जो भी दवाई खाएंगे वो या तो किडनी के रास्ते से या लिवर के रास्ते से बॉडी से बाहर निकलती है, एक्सक्रीट होती है, तो हमें बहुत ही एहतियात से दवाइयों का इस्तेमाल करना है। यह किस्म की दवा होती है पेन किलर्स, जो NSAID टाइप के पेन किलर्स होते हैं, ये किडनी के लिए बहुत मुज़िर हैं। इनकी वजह से एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी जैसी बीमारी आती है, तो हमें बहुत केयरफुली पेन किलर्स लेना है। किडनी के तो नुकसान नहीं पहुंचाने, किडनी के लिए जो सेफ है वो पेन किलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह एंटीबायोटिक्स में अमीनोग्लाइकोसाइड एक क्लास है एंटीबायोटिक्स की, जो जीरासिमों के ऊपर तो बहुत इफेक्टिव हैं बट लेकिन किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते जब भी उनका डोज और ड्यूरेशन का बहुत ही ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह अल्टरनेटिव मेडिसिन की दवाइयां जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, इसके अंदर कभी कभी हेवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है जैसा कि मर्क्यूरी। इसकी वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी किडनी की बीमारी है, ये हो सकती है। लिहाजा बुजुर्ग हजरात, उम्र रसीदा हजरात और जो हजरात बहुत अरसे से क्रॉनिक बीमारियों, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि ऐसी दवाइयों से परहेज करें। इसका एक काम किडनी का एक काम यह भी है कि विटामिन डी की सिंथेसिस करती है। जिन हजरात को किडनी की बीमारी हो जाती है उनको फ्रैक्चर हो सकता है, तो वो बाहर से टैबलेट्स खाने पड़ते हैं विटामिन डी के, वरना अमूमन नॉर्मल सब्जेक्ट्स में बॉडी खुद अपना विटामिन डी तैयार कर देती है अगर हम सनलाइट को एक्सपोज रहेंगे तो। एक काम इसका यह है कि खून की पैदावार में एरिथ्रोपोइटिन की जरूरत पड़ती है, इसको सिंथेसिस करती है। अगर आप में से किसी को नौजवान है और खून की कमी है तो उनको अपना किडनी की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में भी यह बहुत अहम रोल अदा करती है। आप जो मैं नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहा था कि जिसमें से खून फिल्टर होता है, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने 10 लाख नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में रखे हैं। किडनी की बीमारियों के क्या अलामात हैं, इस टेबल में चंद सिम्टम्स मेंशन कर रहा हूं, जैसा कि पैरों की सूजन, चेहरे की सूजन, कमर का दर्द, यूरिन में खून आना या यूरिन का कलर चेंज होना, यूरिन की मिकदार कम होना, यूरिन में ज्यादा झाग होना, फ्रॉथीनेस, ऐसा आपको पेशाब करने के बाद कमोड देखने से ऐसा महसूस होगा कि आपने कमोड में वॉशिंग पाउडर भी मिला दिया होगा, इस तरह इतना फ्रॉथीनेस झाग होता है। ये यूरिन में प्रोटीन लीक होने की वजह से होता है। और एक अक्सर पेशेंटों को कोई सिम्टम नहीं होता, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और उनको टेस्ट करने पर कोई और बीमारी के लिए जब किडनी का टेस्ट करते हैं तभी मालूम होता है। हाउ डू यू असेस किडनी फंक्शन? किडनी फंक्शन की जांच कैसे होती है कि मेरी किडनी अच्छी है? इसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं? इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसा कि यूरिया, क्रिएटिनिन जो कि नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। ये बॉडी का वेस्ट है। ये अगर किडनी, अगर मैंने पहले ही बताया, ये अगर खून में इसकी मिलावट हो जाती है, जैसा पत्ती की मिलावट चाय में हो जाती है छन्नी की खराब होने से, तो जैसे चाय में पत्ती ज्यादा हो जाती है, इस तरह अगर किडनी काम करना कम कर दे, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाए, किडनी के नेफ्रॉन्स काम अच्छी तरह से ना करें, फिल्टर अच्छी तरह से ना हो, तो ये क्रिएटिनिन खून में मिल जाता है और इसका लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह यूरिन रूटीन टेस्ट, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, जैसा कि इसका यूरिन का पीएच क्या है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है,
इसके अंदर प्रोटीन ली कितना हो रहा है, शुगर कितना जा रहा है, इसके अंदर WBCs RBCs क्या हो रहे हैं, कोई कैस्ट और क्रिस्टल्स तो नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स के अंदर यूरिन रूटीन में टेस्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इसके अंदर हम लोग किडनी का साइज, किडनी की एक्वाजेनिसिटी इसको देखते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद अगर हमको किडनी की बीमारी के बारे में पता नहीं चलता तो किडनी की बायोप्सी करते हैं, जो कि आजकल एक बहुत सेफ टेस्ट है। कॉजेस ऑफ किडनी डिजीज, किडनी की बीमारियों की वजूहात। मोस्ट कॉमन बीमारी डायबिटीज की वजह से है। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द किडनी डिजीजेस आर रिलेटेड टू डायबिटीज। आप देख सकते हैं कि पहला जो ये है वो डायबिटीज है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द किडनी डिजीजेस इसकी वजह से होते हैं। कि जैसा मैं पहले बताया कि 10% 10% ऑफ डायबिटिक्स आर प्रोन टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसी तरह हाइपरटेंशन है, ये नमक के ज्यादा खाने से होता है, और भी कई वजूहत से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ये भी एक किडनी की बीमारी है। इस तरह ग्लोमेरुलर डिजीजेस, बच्चों में ग्लोमेरुलर डिजीज ज्यादा होते हैं, जैसा कि मिनिमल चेन डिजीज, FSGS, IgA नेफ्रोपैथी, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस लाइक SLE, और कई सारे एंटी-GBM डिजीज होते हैं, एनका रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, बहुत सारे किडनी के रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। मिसलेनियस कॉजेस जैसा कि मैं बताया, कैनालजेसिक नेफ्रोपैथी और बहुत सारे सिस्टिक डिजीजेस जो फैमिलीज में रन होते हैं। अगर आपके अम्मी अब्बा को किसी को किडनी की बीमारी है, सिस्ट होने की बीमारी, किडनी में सिस्ट होने की बीमारी है, तो 40 साल के बाद आप अपना भी टेस्ट करवा लें, देखें कि वो बीमारी आपको पास ऑन हुई है कि नहीं हुई है। ये फैमिलीज में रन होती है। अगर भाई को है तो दूसरे भाई को होने का रिस्क रहता है। तो फैमिली का जब अगर किसी को फैमिली में किडनी की फेलियर की बीमारी दिखने में आती है तो बेहतर है कि उनके फैमिली मेंबर्स भी अपना स्क्रीन करवा लें, क्योंकि ये सिस्टिक डिजीजेस 2 टाइप की होती हैं। ये 50 ईयर्स में मैनिफेस्ट होती हैं, 70 ईयर्स में मैनिफेस्ट होती हैं। यानी अगर पेरेंट्स को 50 या 70 में मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो अपने बच्चों की भी तफ्तीश करवा लें, क्योंकि वो प्लानिंग कर सकते हैं कि वो भी इस उम्र को पहुंचने के बाद में किडनी की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। मैं यह स्लाइड आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके कि किडनी की बीमारियां कई सारे वजूहात से पैदा होती हैं। जैसा बुखार अलग अलग बीमारियों से होती है, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, और इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसी तरह क्रिएटिनिन बढ़ने से हमें सिर्फ यह मालूम होता है कि किडनी की बीमारी है। इस सारी वजूहात में आप देख सकते हैं कि इनका क्रिएटिन बढ़ा हुआ होगा, लेकिन सिर्फ क्रिएटिन बढ़ना ये बीमारी नहीं है। इसके अंदर ये एक निशानी है कि अंदर कोई किडनी की बीमारी है। इसके बाद इसकी पूरी तरह से तफ्तीश करके असल बीमारी का पता लगाना चाहिए, और ट्रीटमेंट करने से बीमारी इंशाल्लाह या तो ठीक होती है या कंट्रोल में रख सकते हैं। अब एक अहम मौजू, अक्यूट किडनी डिजीज वर्सेस क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये क्या है? AKI CKD ये क्या है? आप जब मरीजों के बारे में डॉक्टर बताते हैं तो आप ये टर्म्स को सुनेंगे। किडनी की बीमारी जो सी भी हो, वो अगर 3 महीने में ठीक हो जाती है, 3 महीने में से कम की मुद्दत के लिए उनका क्रिएटिन बढ़ा हुआ होगा या फिर उनका प्रोटीनूरिया होगा, कोई भी सिम्टम 3 महीने के अंदर है और उसमें ट्रीटमेंट करने से अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। और 3 महीने के बाद भी ठीक ना हो तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। हाल ही में एक पेशेंट 60 साल की उम्र के थे, जिनको सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से शिफा हॉस्पिटल बेंगलुरु लाया गया था। इनकी किडनी की बीमारी बहुत बड़ी हुई थी और वो डायलिसिस पर भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी अक्यूट किडनी इंजरी कैटेगरी की थी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए और दुआ देते हुए अपने घर लौट गए। प्रॉब्लम अक्यूट किडनी इंजरी का नहीं है, वो तो सही इलाज से ठीक हो जाती है,
प्रॉब्लम क्रॉनिक किडनी डिजीज का है और हम लोग इस प्रॉब्लम को सही से समझते नहीं है। अगर किसी को 3 महीने के बाद भी क्रिएटिनिन बढ़ा रहे, उसका क्रिएटिनिन एक हायर लेवल पर रहे, तो उसको सीकेडी कहते हैं। लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब जरा सा क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो इसलिए मैं इस स्लाइड आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इस स्लाइड पर ध्यान दें कि देखिए ये नीचे का पोर्शन में आपके यहां जीएफआर दिख रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ऊपर में सीरम क्रिएटिनिन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं लाल मार्क, जब तक 50% ऑफ द जीएफआर कम नहीं हो जाता, यानी किडनी का फंक्शन 50% तक कम नहीं हो जाता, तब तक ये क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू नहीं होता है, तब तक ये ऑलमोस्ट 1 मार्क पर रहता है। उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसको बोलते हैं क्लिनिकली साइलेंट स्टेज। तो हम लोग क्लिनिकली साइलेंट स्टेज में जबकि इंटरवेंशन का कुछ फायदा हो सकता है, आपका 50% जीएफआर कम होने से पहले अगर हम इंटरवीन करेंगे, जैसा किसी को किडनी की डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, प्रोटीनूरिया है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, अगर हम आपको उनको एसीआरबी को ट्राई करके और भी दूसरे सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, बीपी कंट्रोल, ये सारा करके, शुगर कंट्रोल करके, अगर हम उनके स्टेज 1-2 में जो प्रोटीनूरिया है उसको अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह उनका सीकेडी स्टेज बढ़ने का जो रफ्तार है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये क्लिनिकली साइलेंट स्टेज में धोखा खा जाते हैं, और जब ये क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप ये अगर आदमी एक किडनी को डोनेट भी कर दे तो उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल होता रहता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो है 50% किडनी रिजर्व इज एनफ। अब ये एक किडनी के बारे में आप देखें तो स्टेज 1, ये 5 स्टेज होते हैं सीकेडी के। पहला स्टेज जीएफआर मोर देन 90। आप देख सकते हैं शेडेड पोर्शन अच्छी किडनी है, जो ऊपर का सफेद है ये किडनी खराब होती जा रही है। स्टेज 1 में माइल्ड स्टेज होता है, स्टेज 2 में इनका जीएफआर जो है 90 से 60, 30% कम हुआ है। स्टेज 3 में 90 से 45 हो गया है, यानी 60 से ये देख सकते हैं कि लेस देन 60, ये 59 से है, तो 40% लॉस हो गया है। ये स्टेज 3 ये है, और ये 90 से 44 हो गया है, तो 44 से 30 के दरमियान स्टेज 3B है। तो यहां से ये मैं बता रहा था पिछली स्लाइड में कि जब किडनी ये स्टेज पे पहुंचती है कि जब दोनों किडनियां इतनी खराब हो जाती हैं कि वो स्टेज 3 या 3B में पहुंचती है, यहां से उनका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा किडनी का फंक्शन घट चुका होता है, और जाते जाते ये 15% तक आता है, और उसके बाद में पेशेंट डायलिसिस पर जाता है। लेकिन पेशेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायलिसिस भी एक एक्सेप्टेबल मोडालिटी है क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए। मैं अपने पुराने तजुर्बात से बता सकता हूं कि मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी देखे हैं जो 10 साल और 20 साल से हीमोडायलिसिस पर हैं और अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे हैं। ये एक समरी है इस स्लाइड में कि किन वजूहात से, किन हैबिट्स को अपनाने से या फिर किन ट्रीटमेंट्स को हमें अपनाने से हमारी किडनी की हेल्थ को बरकरार रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग छोड़ने से, नमक कम करने से, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के कंट्रोल से, हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज से काफी हद तक किडनी की बीमारियों से बचा जा सकता है। किडनी के कौन से मरीज रोजा रख सकते हैं? Which CKD patients can fast?
स्टडीज की बात करें तो एक स्टडी जो स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें यूरिन में ट्यूबुलर इंजरी मार्कर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की मिकदार रोजेदारों में ज्यादा बताई गई है और इस स्टडी के हिसाब से रोजेदारों को अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और इन्होंने इस स्टडी के मुताबिक सीकेडी विथ जीएफआर लेस देन 60 ऐसे पेशेंट्स को रोजा रखने से मना किया है इस स्टडी के हिसाब से। अगली स्टडी में जीएफआर इंप्रूव होना बताया गया है। रीजन यह है कि रोजे की वजह से आप देख सकते हैं कि रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से एक पॉजिटिव इफेक्ट ऑन किडनी फंक्शन होता है। दूसरा, रोजे की वजह से, जैसा मैंने पहले शुरुआत में आपको कई सारे इसके फायदे बताए, इसकी एक फायदा यह बताया कि वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस के जरिए से रिडक्शन इन रिलेटिव ओवर हाइड्रेशन विथ सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन, वेट लॉस की वजह से कार्डियक फंक्शन भी इंप्रूव होता है और किडनी का परफ्यूजन बेटर होता है। थर्डली यह बताया गया है कि डायट्री रिडक्शन ऑफ प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है और इसकी वजह से भी किडनी पे दबाव कम पड़ता है और जीएफआर इंप्रूव होता है। तो मुख्तलिफ स्टडीज हैं, सारे स्टडीज का एक मिनी रिव्यू और उसका एक मजमुआ यह है। ओवरऑल इट इज आर्ग्यूड दैट वाटर रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग रमजान कैन इंड्यूस अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। जैसा मैंने पहली स्टडी के हवाला देकर बताया कि अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है, तो पेशेंट शुड बी मॉनिटर। अगर उनके फिजिशियंस क्लोजली उनको मॉनिटर कर रहे हैं और अगर ये हिम्मत करते हैं तो इंशाअल्लाह, अगर इफ साइंस और सिम्टम्स अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अकर होते हैं तब तो रोजा रोक देंगे, वरना अगर किसी पेशेंट्स में ये सिम्टम्स नहीं पाए जाते तो वो रोजा रख सकते हैं, मगर क्लोज सुपरविजन के। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन पेशेंट्स रोजा रख सकते हैं, कौन पेशेंट्स नहीं रख सकते। द फॉलोइंग कैन फास्ट, जो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, इसके अंदर स्टेज 1 और 2 सीकेडी, जैसा मैंने बताया कि जीएफआर जिनका 90 मोर देन 90 स्टेज 1 और 90 to 60 स्टेज 2, ये पेशेंट्स रोजा रख सकते हैं। स्टेज 3 और 4 के पेशेंट्स भी वेरी क्लोज सुपरविजन में कभी कभार रोजा रख सकते हैं। इसी तरह स्टेबल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल 2 या उससे कम एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों में हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स भी रोजा रख सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को पिछले 3 से 6 महीने में किसी को एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन, यानी सडन से आंखों के सामने धुंधलाहट पैदा हो जाना, सर में दर्द हो जाना, सांस की तकलीफ हो जाना, पल्मोनरी एडिमा जिसको कहते हैं वो हो जाना, ऐसे पेशेंट्स, ये पेशेंट्स अगर ऐसे अटैक्स पिछले 3 से 6 महीनों में पेशेंट्स को नहीं आए हैं और इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल है, 2 या उससे कम दवाइयों में ये अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन कर पा रहे हैं, और ये पेशेंट्स डायूरेटिक्स, अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक पे है जैसे कि लैसिक्स, डेल्टार वगैरह, इनको चाहिए कि अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके रोजा रखने की आपकी तमन्ना बताएं और ये डायूरेटिक मेडिसिन चेंज कर लें, वरना इसकी वजह से यूरिन ज़्यादा पैदा होगा और डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट ES इनहिबिटर और ARB पे है, जैसा टेल्मिसार्टन, ओल्मेसार्टन, तो इसको भी चाहिए कि वो अपनी दवाई तब्दील कर ले। तो इन प्रिकॉशंस के साथ ये रोजेदार रोजा रख सकते हैं। और वैसे किडनी पेशेंट जिनको डायबिटीज इंसिपिडस, नो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन डिफेक्ट, उसकी बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें पेशाब ज्यादा होता है, ये अगर बीमारी नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स
रोजा रख सकते हैं। किन पेशेंटों को रोजा रखने से मना किया गया है? अक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट्स, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसकी ड्यूरेशन लेस देन 3 मंथ्स रहता है, तो शिफायाब होने के बाद में पेशेंट्स क्या अपने रोजे खजा कर लें। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, किसी को एक्सेलरेटेड, जैसे मैंने आंख के सामने धुंधलापन आ जाना, अक्यूट ब्रेथलेसनेस, पल्मोनरी एडिमा, ऐसी तरह की परेशानियां होना, अगर हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज, ऐसे वाले पेशेंट्स इनको रोजा रखने से मना है। जनरलाइज्ड एडिमा, ऐसे पेशेंट जिनको हाई डाययूरेटिक डोज पे हैं बिकॉज ऑफ एडिमा, ये पेशेंट्स भी रोजा ना रखें। और जैसा बताया कि डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट्स, सीकेडी स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स और रिकरेंट स्टोन डिजीज के पेशेंट्स, स्टोन डिजीज के बारे में तफसील से मैं फिर से बताऊंगा। डायलिसिस के पेशेंट्स, इनके बारे में यह है कि अगर ये रोजा रखना चाहें तो जिस दिन डायलिसिस ना हो उस दिन ये अगर ब्लड प्रेशर 2 या उससे कम मेडिसिन पे अगर मेंटेन हो रहा है, 3 बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है और इनका कंडीशन बहुत स्टेबल है, अनीमिक नहीं है, तो ये ऐसे पेशेंट्स रोजा रखने की हिम्मत कर सकते हैं, वरना इनके लिए भी छूट है। और जो जिस दिन डायलिसिस है उसको भी अगर ये रोजा खोलने के बाद कर लें तो उस दिन भी ये रोजा रख सकते हैं। ट्रांसप्लांट के पेशेंट जिनका 1 साल से ज्यादा हो गया है, अरसा हो गया है ट्रांसप्लांट होकर, और जिनका स्टेबल क्रिएटिनिन है, क्लिनिकल कंडीशन स्टेबल है, ये अपने ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह लेकर उनके मशवरे के साथ, उनके सुपरविजन में रोजा रखने की हिम्मत कर सकते हैं। आइए अब अगले मौजू पे जाते हैं जो रीनल कैल्कुलाई है। आपको इतने फतवे दिखाने का मकसद यह है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फतवी की बीमारी बहुत से वजूहात से पैदा होती है। ये एक रीजन से नहीं होती है, बहुत से वजूहात से पैदा होती है। ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैल्शियम स्टोन्स की इटियोलॉजी के बारे में है। यानी कैल्शियम स्टोन्स जो एक किस्म के किडनी के फतरी का स्टोन होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, मोस्ट कॉमन जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कितने वजूहात से बन सकते हैं। हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी यूरिन में कैल्शियम का ज्यादा एक्सक्रीट होना, हाइपर ऑक्सलूरिया, ऑक्सलेट ज्यादा होना यूरिन में, सिट्रेट की कमी होना, हाइपर यूरिकोसूरिया, मेडिकेशंस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एनाटॉमिक जेनिटोयूरिनरी अबनॉर्मलिटीज, इन कई सालों और सारे वजूहात से ये वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टोन्स है। कैल्शियम ऑक्सलेट वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टोन्स है। ये स्टोन भी इतनी सारी वजूहात से पैदा होते हैं। ये जो मेन कॉजेस है, इन कॉजेस का मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक हमारे करीबी रिश्तेदार थे जो कई सालों से स्टोन की बीमारी का शिकार थे। जब उनको इन्वेस्टिगेट कराया गया तो पता चला कि उनको इसमें एक आप देख सकते हैं कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पहले टेबल में हाइपर कैल्सीयूरिया के अंडर में एक बीमारी है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसका पता चला। ये बीमारी यह है कि इनके गले में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है उसकी घांटी बन जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है और इसको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गले के अंदर घांटी है
और किडनी में फतरे बने जा रहे हैं। इस बीमारी का इलाज या तो जो गले के गांठी है उसको ऑपरेशन कर कर निकालना है, या फिर पीटीएच को, जो पैराथायराइड हार्मोन जिसकी वजह से यह बीमारी हो रही है, फतरी बन रही है, उसकी मिकदार को ब्लड में दवाइयों के जरिए कम किया जाए। इसी तरह एक और पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि एक साहब सऊदी अरेबिया में अपनी नौकरी कर रहे थे, जो रिटायर होने के बाद इंडिया वापस लौटे, और उनको आने के बाद 6 महीने के बाद से उनको फतरी की बीमारी की शिकायत हो गई। वो मेरे पास आकर कहने लगे, डॉक्टर साहब इतने साल मैं सऊदी में रहा, कभी फतरी की बीमारी का तकलीफ नहीं आई, बैंगलोर तो ठंडी जगह है, यहां पे फतरी की बीमारी मुझे कैसे शुरू हो गई। तो फतरी की बीमारी के इलाज में एक अहम रोल है डाइट का, कि हम क्या ग़िज़ा ले रहे हैं। तो जब उनकी डाइट हिस्ट्री, डिटेल डाइट हिस्ट्री ली गई, तो पता चला कि वो पालक की सब्जी का जूस बनाकर पी रहे थे। ग्रीन लीफी जूस, एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सेहत के फायदे हासिल करने के लिए ये हजरत पी रहे थे। तो जिसकी वजह से हाइपर ऑक्सोल्यूरिया और ऑक्सलेट स्टोन बन रहे थे। तो जब इनको इससे मना किया गया कि आप ये जूस पीना बंद करें, तो उसके बाद से इनकी शिकायत दूर हो गई। इसी तरह एक और खातून का जब 24 आवर्स यूरिन फॉर स्टोन एनालिसिस, ये भी एक अहम टेस्ट है किडनी की बीमारी को या स्टोन की बीमारी के इवैल्यूएशन में, 24 आवर्स यूरिन फॉर स्टोन एनालिसिस, जो बहुत कम जगह पे होता है। तो ये टेस्ट कराने पर पता चला कि इनको यूरिन में सिट्रेट की कमी है। तो जब इनको पोटेशियम सिट्रेट जो सिरप दिया गया और सप्लीमेंट्स दिए गए, ऑरेंज जूस के अंदर ये सिट्रेट होता है, तो ये सप्लीमेंट सब लेने की जब इनसे कहा गया, तो इनकी ये बीमारी कम हो गई। तो ये एक किस्म के स्टोन्स है, कैल्शियम स्टोन्स। और भी स्टोन्स हैं जैसा कि यूरिक एसिड स्टोन्स। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये यूरिक एसिड स्टोन्स कई वजूहत से बनते हैं, जैसा कि लो यूरिन पीएच। अगर हम बहुत सारा एनिमल प्रोटीन खाएंगे अपने डाइट में, बहुत गोश्त के इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टोन्स बनने का रिस्क रहता है। तो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की मिकदार को मॉडरेट रखें। इसी तरह किसी को डायरिया हो जाता है तो उसको भी स्टोन बनने का रिस्क रहता है। हाई बीएमआई मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी यह रिस्क रहता है। इसी तरह किसी को लो यूरिन आउटपुट ड्यू टू इनएडिक्वेट का, अगर कोई पानी कम पीता है तो इसलिए हम बताते हैं कि पानी इतना पीना चाहिए कि उसकी यूरिन का वॉल्यूम, वो 24 आवर्स एक दिन में पेशाब पास करता है, वो 2 लीटर होना है। इसी तरह किसी को अगर गोट की बीमारी है या अंदर एंजाइम डिफेक्ट की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गोट की बीमारी है, तो उसको भी ये यूरिक एसिड कैलकुलाई हो सकता है। इसी तरह एक और किस्म का स्टोन है, उसको स्ट्रूएट स्टोन कहते हैं। यह किडनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इसको स्टोन कैंसर भी कहते हैं। इसका रीजन है रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसा कि प्रोटियस है। इन बैक्टीरिया के रिपीटेड इन्फेक्शन से किडनी के अंदर स्टोन भतरी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है और स्ट्रिक्ट एंटी बैक्टीरियल प्रोटोकॉल्स, और क्योंकि बार बार इन्फेक्शन ना हो, और यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन टू रिमूव ऑल स्टोन डेब्रीज, इसका बहुत तफसील से ट्रीटमेंट करना होता है, वरना पेशेंट की अक्सर किडनी चली जाती है। चलिए हम देखते हैं कि ये किडनी के स्टोन जो बहुत ही कॉमन बीमारी है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं।
पहला प्रिकॉशन फ्लूइड इंटेक, पानी इतना ले कि हमें 2 से 2.5 लीटर 2 to 2.5 लीटर यूरिन रोजाना हो। अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पानी कितना पीना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि पानी कितना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशाब कितना हो रहा है, यूरिन कितना पास हो रहा है। अगर किसी को ज्यादा पसीना आता है तो उसको ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि वो दिन में 2 से 2.5 लीटर यूरिन पास करे। अगला प्रिकॉशन, खाने में नमक की मिकदार क्या हो ताकि हमारा पथरी की बीमारी अवॉइड कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि खाने में पथरी की मिकदार 2 ग्राम से ज्यादा ना हो। अगर हमारी खाने में पथरी की मिकदार 2 ग्राम से ज्यादा होगी तो उतना ही वो कैल्शियम एक्सक्रीशन से लिंक हो जाएगा। तो जितना ज्यादा नमक यूरिन में पास होगा उतना ज्यादा कैल्शियम एक्सक्रीशन होगा। और अगर यूरिन में कैल्शियम ज्यादा मिकदार से एक्सक्रीट होगा तो उसमें स्टोन बनने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि एवरेज इंडियन सॉल्ट इंटेक 10 ग्राम है। यह आम दिनों की बात है, रमजान की बात नहीं है। और अगर हम रमजान के समोसे और पकोड़े जोड़ लें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉल्ट इंटेक कितना ज्यादा खा रहे हैं हम। और इसके बाद आप ही डिसाइड कर लें कि रमजान में पथरी की शिकायत का बढ़ना अल्लाह के हुक्म यानी रोजों को पूरा करने से है या हमारे सॉल्ट ज्यादा खाने से है। तीसरा एहतियात प्रोटीन इंटेक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा प्रोटीन इंटेक मॉडरेट होना चाहिए। हाई प्रोटीन इंटेक से लो यूरिन पीएच और स्टोन्स बनने की शिकायत रहती है। तो हमारा प्रोटीन इंटेक 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। कि मसलन आदमी 60 केजी का है तो 60 ग्राम प्रोटीन खाएं। चौथी बात कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में है कि अगर कोई उम्र रसीदा औरतें हैं जिनको विटामिन डी की कमी है तो ये कैल्शियम की टैबलेट्स और विटामिन डी की टैबलेट्स ले सकती हैं। सुपरविजन में ये टैबलेट्स ले सकती हैं। एक और अहम चीज है कि एरेटेड ड्रिंक्स यानी सोडा ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी, कोला, जीरा सोडा वगैरह का इस्तेमाल करना, इनको इस्तेमाल करने से पथरी की शिकायत बढ़ जाती है। याद रखें, पथरी की शिकायत बढ़ जाती है। पथरी के स्टोन फार्मर्स के लिए ये एरेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोला, जीरा सोडा वगैरह बहुत ही मुजीर हैं। हम पेप्सी कोला को तो अवॉइड करते हैं मगर जीरा सोडा को हाजिमे की टॉनिक समझते हैं। यह बहुत गलत फहमी है। जीरा सोडा में भी उतना ही नुकसान होता है जितना कि पेप्सी कोला में होता है, क्योंकि साल्ट और शुगर की मिकदार इसमें भी उतनी ही होती है, बोल के कह सकते हैं कि इनसे थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने से हम पथरी की बीमारी, ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। इसके आगे स्पेसिफिक यानी जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम स्टोन्स के लिए क्या क्या बीमारियां हैं और यूरिक एसिड स्टोन्स की, स्टेरॉइड स्टोन्स की, तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से उनके स्पेसिफिक प्रिकॉशंस इनके साथ में लेने से इंशाअल्लाह हम पथरी की बीमारी को कम कर सकते हैं।
पथरी के पेशेंट्स किन फूड्स को अवॉइड करें, इसकी लिस्ट है। रफली आप देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक की सब्जी, नट्स, पीनट बटर, ऑर्गन मीट्स जैसा लिवर, कलीजी, भेजा वगैरह को कम खाने से या अवॉइड करने से जो पथरी की बीमारी के शिकार हैं वो ये फूड्स को अवॉइड करने से पथरी की बीमारी का बार बार होना कम कर सकते हैं। रमजान के बारे में बात करें कि कौन से पेशेंट्स, पथरी की बीमारी के पेशेंट्स रोजा रख सकते हैं, इसके बारे में ओपिनियंस अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर हम 2 लीटर यूरिन आउटपुट पर 24 आवर्स, कितना पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि हम 2 लीटर यूरिन पास कर सकें, यानी हम एक दफा इतना पानी नहीं पीना है, बल्कि सेहरी के बाद से हर आधे घंटे के वक्फे में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना। इतना पानी पिए कि अगर हम अपना पेशाब नापें तो 2 लीटर तक या फिर उससे ज्यादा हो जाए, तो अगर हम 24 आवर्स का अपना हमारा यूरिन आउटपुट इतना मेंटेन कर सकते हैं तो हम रोजा रख सकते हैं। और इसकी तैयारी में रमजान से पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवा ले, पथरी का रिकरेंस है क्या नहीं देख ले, 24 आवर्स का यूरिन सैंपल टेस्ट करवा ले, अगर पहले से स्टोन मिला हुआ है तो उसका स्टोन एनालिसिस करा ले। तो माहिरीन नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर अपना स्टोन एनालिसिस, स्टोन वर्कअप कर ले, पता कर लें कि किस वजह से मुझे स्टोन की बीमारी आ रही है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और इस तरह से फ्लूइड इंटेक रख लें कि मेरा यूरिन आउटपुट इतना हो, तो इंशाअल्लाह स्टोन के रिकरेंस को कम कर दिया जा सकता है और ये पेशेंट्स स्टोन के रिकरेंस के बगैर रोजा रख सकते हैं। एक और चीज जो स्टडीज में दिखी है कि स्टोन के पेशेंट्स अक्सर रमजान के पहले 15 दिनों में इनका स्टोन रिकरेंस रेट ज्यादा दिखाई देता है। ये इसकी वजह यह है कि सडनली हमारा रूटीन चेंज हो जाता है, हमारा जो खाने पीने का रूटीन है वो सडन देयर इज अ डिरेंजमेंट, सडन देयर इज अ चेंज, और हमारी नमक की मिकदार ज्यादा हो जाती है, फ्लूइड इंटेक कम हो जाता है। तो इसकी वजह से रमजान में ये देखा जाता है कि रमजान के शुरू 15 दिनों में स्टोन रिकरेंस रेट ज्यादा है। तो इससे बचने का एक मशवरा ये है, एक सजेशन ये है कि हम शाबान में रोजे रखें। जो रिकरेंट स्टोन फार्मर्स है, एक तो अपनी स्टोन एनालिसिस वगैरह पूरा तफ्तीश करवा ले, पता करें कि क्यों मुझे बार बार स्टोन हो रहा है। एक बार पथरी आने से उसका एनालिसिस, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो एपिसोड्स हो चुके हैं मेरी लाइफ में तो मुझे जरूर अपना स्टोन के बारे में पूरा तफ्तीश करवा लेनी चाहिए कि क्यों मुझे बार बार हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स अपना तफ्तीश भी करा ले और शाबान में रोजे रखें तो पता चल जाएगा कि किन पेशेंट्स को रिकरेंस हो सकता है और कौन फास्टिंग टॉलरेट कर सकते हैं। और शाबान में रोजे रखने से बॉडी भी उसको रोजे रखने की आदी हो जाएगी। तो जो इंक्रीज इन रेट्स ऑफ स्टोन डिजीज, जो रमजान के पहले 15 दिनों में स्टोन डिजीज का रिकरेंस इंक्रीज दिखता है, वो हम इसको शाबान में रोजे रखकर हमारी बॉडी को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद में अगर किसी को स्टोन आ जाए, यूरिट्रिक कैलकुलाई, पेट में दर्द, शदीद दर्द उठना शुरू हो जाए, तो क्या करें? सबसे पहली बात यह है कि परेशान मत हो जाइए,
ये कोई हार्ट अटैक की तरह नहीं है कि आपकी इमीडिएट आपकी जान को खतरा है। हाँ, अगर इसको डिले करें यूरा सेप्सिस हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली दर्द तो बहुत शदीद होगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी अस्पताल को कांटेक्ट करें, वहां पर जाकर ट्रीटमेंट लें। एक सजेशन यह है कि डॉक्टर से वहां पर रिक्वेस्ट करें कि नॉन एनएसएआईडी पेन किलर्स आपको दे दें। अगर आप रोजे से भी है तो ये आईवी या आईएम इंजेक्शंस लेने से, दर्द के इंजेक्शंस लेने से आपके रोजा भी आपका बरकरार रहेगा, आपका रोजा नहीं टूटेगा। और अगर बहुत शदीद दर्द है, आप सब्र नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रोजा भी इसको खोल सकते हैं। रोजा खोलकर जो है बाद में एक रोजा खजा कर ले। अगर मेडिकल रीजन से अगर किसी को रोजा टूट जाता है, खोल देते हैं, तो वो बाद में सिर्फ एक रोजा रखने से उनका खजा रोजा हो जाता है। लेकिन एहतियात रहे कि आप अपने करीबी डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट करें कि नॉन एनएसएआईडी पेन किलर्स हों, क्योंकि ऑलरेडी आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं रमजान में। अगर एनएसएआईडी पेन किलर, डाइक्लोफेनाक वगैरह पावरफुल पेन किलर अगर आप लेते हैं, अक्यूट किडनी इंजरी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो अपनी किडनी का स्टोन का साइज पता कर लें, और अगर साइज 8 mm तक है प्लेन सीटी में, अल्ट्रासाउंड में नहीं, कभी अल्ट्रासाउंड का स्टोन का साइज वेरी हो सकता है, सीटी प्लेन सीटी में अगर 8 mm तक है तो इंशाल्लाह आपका स्टोन पास हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये स्टोन के पैसेज में, जैसा मैंने बताया कि किडनी यूरेटर से कनेक्टेड होती है और यूरेटर ब्लैडर से कनेक्ट होता है, तो ये किडनी और यूरेटर के जंक्शन को पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं, और यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन को वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं। इन जंक्शंस में कम साइज की किडनी भी फंसकर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, ये कंजर्वेटिव मेजर से बाहर नहीं आएगी। तो इस टाइम पर ऐसे सिचुएशंस में यूरोलॉजिकल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ सकती है, यूरोलॉजिस्ट को इसमें ये लेने की जरूरत हो सकती है। और अब जैसा मैंने बताया कि प्रेयर फास्टिंग इन शाबान, इंशाल्लाह इससे हमको पता चलेगा कि कौन हजरात को ये स्टोन की बीमारी से परेशानी हो सकती है। मैं अपने प्रेजेंटेशन को बुजुर्गों की इस कॉल से खत्म करना चाहूंगा कि कम बोलना हिकमत है, कम खाना सेहत है और कम सोना इबादत है। इस वबाई मर्ज के दौर में खिलत इख्तिलात आफियत है। जज़ाकल्लाहु खैर।